पोस्टुलेट बताया मैंने कहा आइंस्टीन क्लास में वेट बंद करो गेट बंद कर और ना सवाल फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था मैंने बताया था कि आपको किसी पार्टिकल की अगर फिजिकल क्वांटिटी चाहिए तो आप कितने भी फ्रेम से निकालिए वो कभी चेंज नहीं होती है ये बताया था दूसरा ये बताया था कि लाइट की वेलोसिटी जो होती है वो सभी वेलोसिटियों से सबसे ज्यादा है ये जो बताया था देखिए according to Einstein there are two postulates of relativity. पहला डालिए फर्स्ट पोस्टुलेट according to this all the physical quantities of a particle remains same in all moving frames. This postulate is known as principle of equivalence. अब डालिए सेकंड पोस्टुलेट the velocity of light second postulate में लिखिए the velocity of light is constant in free space. It means in free space full stop. It means the velocity of light is known as universal constant. It does not depend on velocity, comma direction or the source of light. ये किस पे डिपेंड नहीं करती वेलोसिटी वो स्पीड ऑफ लाइट कि आपका कोई वो है फ्रेम वो कितनी वेलोसिटी से चल रहा है नहीं डिपेंड करती हमें पता है लाइट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है ना डायरेक्शन पर कि लाइट को इधर जाना है उधर जाना है किसी भी डायरेक्शन में जाएगी हमेशा सेम रहेगी और तीसरा ना ही सोर्स पर कि ट्यूबलाइट में से लाइट आ रही है कि सन में से लाइट आ रही है कि बल्ब में से निकल रही है किसी सोर्स पर डिपेंड नहीं करती लाइट की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है आगे लिखो it always greater than the velocity of frame greater than the velocity of frames greater than the velocity of frame अब चलते हैं लॉरेंस चलिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा टॉपिक है पेपर में आने लायक
लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। देखो जैसे गैलीलियन का था वैसे ही लॉरेंस की स्टार्टिंग में क्या होता है सबसे पहले एस दो फ्रेम होते हैं और दोनों फ्रेम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहते हैं। ये तो रहता है एट टी इक्वल टू 0 पर। टी इक्वल टू 0 पर दोनों ओवरलैप रहते हैं। आफ्टर टाइम टी एक तो स्टेशनरी रहता है और दूसरा आपका किस वैल्यू से मूव करने सुन लो। लॉरेंस ने क्या बताया था, गैलीलियन ने यही बताया था, लॉरेंस ने भी यही बताया कि t बराबर 0 पर दोनों फ्रेम्स ओवरलैप रहते हैं। फिर उसने बताया था कि आप इसको किसी वेलोसिटी से मूव करा दो तो स्विच नहीं रखो। लेकिन लॉरेंस ने क्या बताया, यहाँ पर आप रख दो लाइट सोर्स, यहाँ पे क्या रख दो टॉर्च रख दो, कोई भी लाइट सोर्स रख दो। अगर लाइट सोर्स रखेंगे तो वो वेव फ्रंट निकालना चालू करेगा, वेव फ्रंट निकलेंगी। अगर पॉइंट सोर्स है तो हमारा सर्कुलर वेव फ्रंट निकलेगी, तो मतलब ये सर्कुलर वेव फ्रंट निकलना चालू हो जाती है। तो एक जो एक कोई फ्रेम है वो आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करना चालू कर देता है। मैंने मान लिया ये स्टेशनरी है और ऐसे आपका मूव करना स्टार्ट हो गया, ये आपका मूव कर रहा है। ये किसी वेलोसिटी से मूव करना चालू हुआ। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट देखने हैं। गैलीलियो ने तो बताया था दोनों फ्रेमों से किसी एक पार्टिकल को देखने पर टाइम में कोई चेंज नहीं होता, सेम टाइम होता था। लेकिन लॉरेंस ने ऐसा नहीं बताया, लॉरेंस ने बोला टाइम में तो चेंज होगा। तो इन्होंने क्या करा, फोर कोऑर्डिनेट अगर इससे देखा तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होते हैं, सब में टी पर डिपेंड और होता है तो टी और ले लिया फोर्थ कोऑर्डिनेट। और अगर ऐसे से चलेंगे तो इन्होंने एक्स वाई जेड एक्स तो होता ही है, अब इन्होंने भी क्या ले लिया था कोऑर्डिनेट टी डब्ल्यू। आगे समझ बनाओ इसको। दोनों फ्रेम बनाने, ये भी और ये भी। करें स्टार्ट, बन गए। ठीक है, लेट अस कंसीडर S and S dash are two inertial frame of reference. Let us consider S and S dash
are two inertial frame of reference. S and L dash are two inertial frame of reference. Frame S dash with velocity v. Move with velocity v with respect to frame S. With respect to frame S in x direction. X direction such that y and z axis are parallel to each other. At t equal to 0, such that y and z axes are parallel to each other. At t equal to 0, both frames are overlapped to each other. Suppose that the coordinate of particle x y z ब्रैकेट में लिखना x y z t मत लिखना भी and x dash y dash z dash x y dash ब्रैकेट में x y हाँ कोऑर्डिनेट ब्रैकेट में लिखते हैं ना x y z and दूसरे कोऑर्डिनेट लिखो x dash y dash z dash of s and s dash string. S and s dash string. According to Lorentz, the coordinates of frame S and S dash is x y z t or x dash y dash z dash t dash. According to Lorentz, the coordinate of S and S dash is x y z t. अब चार हो जाएंगे लॉरेंस के कोऑर्डिनेट and x dash y dash z dash t dash. इस पे ओ लिख देना, उसको ओ डैश लिख देना डायग्राम. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल p in S frame is r vector. The position vector of particle p in S frame is r vector and S dash frame is r vector dash. The time taken by the wavefront, the time taken by the wavefront to reach at particle p, wavefront to reach at the particle p from S frame. यहाँ से वेवफ्रंट निकलना चाहूंगी, यहाँ से वेवफ्रंट निकल के कहाँ पहुंचेगी इस पर, यहाँ से वेवफ्रंट निकल के कहाँ पहुंचेगी इस पर. अब मुझे टाइम निकालना है कि ये वाली वेवफ्रंट कितनी देर में पहुंचती है, ये वाली वेवफ्रंट कितनी देर में पहुंचती है, क्योंकि तो तभी आया ना जब वेवफ्रंट जा रही है लॉरेंस के अकॉर्डिंग. अब देखते हैं, पहले मैं एस फ्रेम से निकालती हूँ.
फ्रॉम एस्पिरेंट। टाइम निकाल रही हूँ कि जो वेव फ्रंट निकलेगी ऑरिजिन से वो कितनी देर में यहाँ पर पहुंचेगी। तो टाइम सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ एस्पिरेंट से, मतलब इधर वाले से। तो टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकाल सकते हैं? टी बराबर क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। अब मुझे पता है यहाँ से जब निकल के वहां पहुंचेंगी तो यहाँ से वहां तक की डिस्टेंस कवर करेंगी। तो मतलब कितनी डिस्टेंस कवर करेंगी? OP अपॉन वेलोसिटी। और जब वेव फ्रंट निकलेंगी वो किस वेलोसिटी से निकलेंगी? लाइट की वेलोसिटी से। तो इसका मतलब c। और OP की वैल्यू कितनी होगी? मैग्नीट्यूड ले रही हूँ क्योंकि टाइम कभी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, तो इसलिए आप OP भी निकालोगे तो उसका क्या लोगे? मैग्नीट्यूड। तो OP O से P तक का मैग्नीट्यूड कितना होगा? OP की वैल्यू क्या है? r वेक्टर अपॉन c। r वेक्टर की वैल्यू अंडर रूट। मैग्नीट्यूड निकालना है, समझ में आ गया? क्योंकि x i का y नहीं का z नहीं का बोलते हो तो इसको मैग्नीट्यूड लेते हैं ओवर c। मैं इसे लिख सकती हूँ अंडर रूट x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। कितना आ जाएगा? तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू। आगे समझ में? ये तो किससे निकला है? एक्सपेरिमेंट से। अब किससे निकालेंगे? पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे। तुम लोगों की क्लास कितने बजे से स्टार्ट है? टोटल 5 लगते हैं। अच्छा एक घंटे। ओके आगे देखो, ये तो मैंने निकाला है स्क्रीन से। हम निकालना है ऐसे सिमिलरली the time taken by the particle, the time taken by the wave front, the time taken by the wave front to reach at particle P, to reach at particle P from exertion. क्या चेंज करना है? P dash O dash P। C तो कभी चेंज ही नहीं होता, बल्कि किसी फ्रेंड से जो वेलोसिटी लाइट नो चेंज। देखो भले फर्स्ट इक्वेशन लिखी है या सेकंड इक्वेशन लिखी है, दोनों किसके लिए लिखी है? पार्टिकल पी के लिए। एस और एस डायरेक्शन से तो मैं बोल सकती हूँ अगर एस और एस डायरेक्शन पी पर जाने पर ये दोनों की ये इक्वेशन निकली है यही वाली।
यहाँ से यहाँ तक की भी यही है और यहाँ से यहाँ तक पहुंचना यही है। तो मैंने अभी फर्स्ट पोस्टुलेट पढ़ाया था, एक ही पार्टिकल की अगर आप फिजिकल क्वांटिटी दो फ्रेमों से देखते हो तो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये दोनों कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये वाली बिना डैश वाली और डैश वाली दोनों इक्वल होनी चाहिए। अब अगर ये बराबर है तो ये डैश में चल रहा है और वो बिना डैश में चल रही है। तो अगर मैं डैश को बिना डैश में अगर मैं चेंज करूं, ट्रांसफॉर्मेशन करूं, तो भी सेम होनी चाहिए। जैसे ये डैश वाली है और इससे पहले ये बिना डैश की है, ये रही। दोनों अलग अलग फ्रेमों से हैं लेकिन एक ही पार्टिकल की है, तो फिजिकल क्वांटिटी सेम रहती है, दोनों सेम रहती है। अगर दोनों सेम है तो ये तो डैश की है बिना डैश की, तो मैं डैश वाले को अगर बिना डैश में अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहूं तो हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए। x डैश बराबर x माइनस dt ऐसे यूज करते हैं। तो मतलब अगर मैं इसको इसमें चेंज करना चाह रही हूं तो इसको मैं उसमें ट्रांसफॉर्म कर सकती हूं डैश वाली में, और जब मैं इसको डैश में चेंज करूं तो सेम मुझे क्या मिलनी चाहिए, यही मिल जानी चाहिए। अगर इसको मैं इसमें ट्रांसफर कर दूं तो ये वाली को मैं जब बिना डैश में ट्रांसफॉर्म करूंगी तो कैसे मिलनी चाहिए, ऐसी मिलनी चाहिए। अगर ऐसी मिल जाती है तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सही है, क्योंकि हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इस पर इससे इस पर पहुंच रहे हैं। अगर ऐसी नहीं मिलती है तो फिर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आपको सही करना पड़ेगा, गलत होगा, फिर लॉरेंस करेंगे, गलत होगा। मैं बताऊंगी अभी आगे गलत कैसे होगा। अब देखो ये क्या दे रखा है, डैश में, डैश को बिना डैश में चेंज कर रहे हो। एक बात और, जो y और z है वो तो आज भी पैरेलल है, लेकिन मूव कौन सी एक्सिस कर रही है, केवल x। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो चेंज आएगा वो जो मूव करता है उसके रिस्पेक्ट में चेंज आता है, तो x में तो चेंज आएगा लेकिन y और z में चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था क्या, r बराबर r माइनस, यही तो था। अगर मुझे x कोऑर्डिनेट में निकालना है तो इसको बोलूंगी xz बराबर x माइनस vt, y डैश में बोलूंगी y और z तो आज भी चेंज नहीं हो रहा है, मूव किसके अलावा हो रहा है, केवल x के लिए। तो y के लिए भी जीरो वेलोसिटी, क्योंकि ये वाली जो वेलोसिटी होती है इन दोनों के बीच की तो होती है, और x एक्सिस मूव कर रही है, y और z मूव नहीं कर रही है, तो मतलब चेंज तो केवल x के लिए होगा, y के डैश तो आज भी y और z डैश z। ये समझ गए डिफरेंस क्यों है, क्योंकि ये दोनों मूव नहीं करता है, मूव x एक्सिस के अलावा हो रहा है, इसलिए जो वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी वो केवल x में होगी, y और z में वेलोसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है। तो मैंने x में तो कर दिया, y और z के लिए एज इट इज। अब इन वैल्यू को मैं इसमें पुट करूं और इसमें पुट करने के बाद ये किसके सेम मिलनी चाहिए, इसके सेम। अगर ये इसके सेम मिल गई तो मैं बोल दूंगी कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सही है, अगर नहीं मिलती है तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपका गलत है। आगे समझ में लिख लो। टू convert S dash frame to S frame, S dash frame to S frame, we use Galilean transformation equation. We use Galilean transformation equation. चलो मैं यूज कर रही हूँ Galilean transformation. x माइनस y डैश बराबर y, z डैश बराबर, और टाइम का इन्होंने बताया नहीं था, इन्होंने ये भी बताया था ना टाइम सेम रहता है, किसी भी फ्रेम से किसी भी इंसिडेंट को देखते रहो तो टाइमिंग सेम रहती है। देखो चालू अब इसको किसमें पुट करके देखेंगे, इसके अंदर, और आना किसके सेम चाहिए, बिना डैश वाले के। आ गया सेम तो सही है, ये तो ये गलत है। चलो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड, putting these values in equation second, रखिए x की जगह x माइनस y डैश की जगह y, z डैश की जगह z, t डैश की जगह t। ओपन करो इसे,
एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर 2x अब देखो जरा ये और वो सेम है कि नहीं है, किसके सेम लानी थी इसमें इक्वेशन फर्स्ट के किसके सेम आ रही है नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, ये सेम है ये सेम है ये सेम है ये सेम है, लेकिन ये ऐसी दो टर्म ऐसी आ रही है जो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब इस टर्म की वजह से गैलीलियन गलत हो गए थे, फिर आए थे लॉरेंस। अब देखो जरा मुझे ये पता है ये सेम है ये सेम है ये सेम है और ये सेम है, लेकिन सेम क्या नहीं है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2x pt, ये सेम नहीं है, ये तो पूरा एज इट इज बैठता है, ये नहीं बैठता है, तो मतलब कौन सी कोऑर्डिनेट है इसके अंदर, इन चारों में से कौन सी कोऑर्डिनेट है जो इस टर्म के अंदर आ रहा है, कौन कौन सा आ रहा है, t आ रहा है और x आ रहा है, तो मतलब गैलीलियन के y और z कोऑर्डिनेट तो सही है, जो इस टर्म के अंदर आ रहे हैं वो दोनों कोऑर्डिनेट गलत है, कौन कौन सा आ रहे हैं x और t, तो मतलब मुझे चेंज जो करना है किस कोऑर्डिनेट में करना है, x और t में, ये दोनों तो इसके गलत है और ये दोनों इसके सही है, तो लॉरेंस ने केवल चेंज इन दोनों में किया था, इन दोनों में कोई चेंज नहीं किया था, लॉरेंस भी इनको y डैश y लेके चले थे और z डैश z ही लेके चले थे, लेकिन कन्वर्जन किस में किया, केवल उन्होंने x डैश और t डैश के अंदर, इस तरह तक मेरे को पता है। देख लिया इसको, क्वेश्चन नंबर 3 डाल, तो अभी लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 डालिए इसे, देखिए ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, we get an extra term, we get an extra term, जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है वो टर्म लिख देना, we get an extra term, जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है वो लिख दो, extra term, thus Galilean transformation is not valid. Not valid. So Lorentz can change the coordinate of x and t. Change the coordinate of x and t in such form the nature of the equation does not change. The nature of the equations does not change. अब हमें ये पता चल गया कि अगर ये दोनों नहीं मिल रही है तो गैलीलियन गलत है, अगर गैलीलियन गलत है तो ये इस टर्म की वजह से गलत है, इस टर्म में कौन सी तो x टर्म आ रही है, x मिल रहा है कोऑर्डिनेट और t मिल रहा है, तो मतलब लॉरेंस ने बोला केवल ये दोनों गलत है लेकिन ये दोनों सही है। अब उन्होंने चेंज करा, तो चेंज कौन सी कर किस में करेंगे, केवल जो गलत है उनमें,
और जो सही है उनमें कोई चेंज नहीं करते हैं, और इस तरीके से चेंज करते हैं कि जो इनका नेचर है वही नेचर रहे। ऐसा नहीं है किस नेचर की है ये, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कैसी है ये, लीनियर है, तो इनका नेचर लीनियर है। तो लॉरेंस ने बोला ऐसा कन्वर्जन करना चाहिए कि अगर लीनियर है तो ये लीनियर ही बनी रहे, ऐसा नहीं है क्यूबिक या क्वाड्रेटिक में चली जाए। तो अब मैं इन दोनों कोऑर्डिनेट में चेंज करूंगी लॉरेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन लीनियर इनका नेचर लीनियर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। देखो क्या चेंज किया, x डैश बराबर, पहले मैं चेंज किया अल्फा x के कोऑर्डिनेट है, पहले x के ही रहने दिया, प्लस बीटा t, ये t का है तो t रहना दिया, यहाँ से अल्फा की वैल्यू 1 है और यहाँ से बीटा की वैल्यू -v है। दूसरा y डैश वाला, y में कोई चेंज नहीं करना था, z में कोई नहीं चेंज करना था, अब करना था t डैश में, t के अंदर। तो t डैश में क्या चेंज किया, यहाँ मैंने लिखा गामा x प्लस डेल्टा t, ये भी लीनियर है और ये भी क्या है, लीनियर। ये तो लॉरेंस की इक्वेशन है और ये गैलीलियो जो कि गलत है। सेम ये दोनों है, ये दोनों अलग अलग है, ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है। अब इसके अंदर मेरे चार कोऑर्डिनेट जो मैंने चार कांस्टेंट माने वो कौन कौन से हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अब आपका एक काम है बस इन चारों की वैल्यू निकालो, इसके अंदर पुट करो और जो चार इक्वेशन मिलेंगी इसकी मिलेंगी आपको लॉरेंस। आ गया समझ में, ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, एस डैश कोऑर्डिनेट से एस कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट। देख लो चार इक्वेशन। where नहीं हाँ where अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, where अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा are constant, gamma delta is constant, we can calculate the value of these constant. आ जाओ, अब मेरा एक काम है, मुझे इन चारों की वैल्यू निकाल दो, इनमें रख दूं, मुझे मिल जाएगा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अब इन चारों की वैल्यू निकालनी है आपको। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में आता है लॉरेंस, और सेम एज इट इज टॉपिक सेकंड ईयर में एक बुक है आपकी मैथमेटिकल फिजिक्स, सेम ये डिट्टो की डिट्टो आपको मिलेगा उसके अंदर, उस बुक के अंदर। पहला टॉपिक ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए याद रखना है। अब जरा एक बात सुनो, दो फ्रेम थे, ये एस फ्रेम था और ये एस फ्रेम। मूविंग फ्रेम कौन सा था और ये कैसा था, स्टेशनरी। अगर यहाँ पर आप खड़े हो और इस पार्टिकल को देख रहे हो या इस फ्रेम को देख रहे हो, ये प्लस एक्स इस साइड में जा रहा है, ये एक्स डैश कोऑर्डिनेट किस पर है, 0 पर, 0 पे खड़े हैं। तो मुझे आगे मैं इस फ्रेम से इस फ्रेम को देखूं तो मुझे क्या लगेगा कि मेरा फ्रेम तो चल नहीं रहा, चल कौन रहा है, एस फ्रेम चल रहा है। आप बैठी ट्रेन में, चलती हुई ट्रेन में से खड़ी ट्रेन को देखते हो तो लगता क्या है, ऐसे तो नहीं लगता हम चल रहे हैं, ऐसा लगता है सामने वाली ट्रेन चल रही है। तो इस ऐसे ही अगर मैं यहाँ खड़ी हो जाऊँ और इसको देखूं तो मुझे लगेगा ये कौन चल रहा है। तो मतलब ये किस वेलोसिटी से चलता हुआ दिखेगा, जिस वेलोसिटी से ये खुद चल रहा होगा। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी vh ओवर dt कितनी होगी उस पर, v। जब मैं किस पर खड़ी होगी, इसके ओरिजिन पर। तो मैं बोल सकती हूँ जब मेरा एक्स 0 होगा तब दूसरे फ्रेम की वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी। आगे समझ में, जब मैं खुद ओरिजिन पे होंगी तो वो मुझे किस वेलोसिटी से मूव होता हुआ दिखाई देगा, v पे। वो चार कुछ निकाली थी, उसमें एक्स की जगह 0 पुट करती हूँ,
वहां से मुझे कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, इसलिए कंडीशन लगानी पड़ रही है। ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगानी है। देखिए x डैश बराबर क्या माना था, अल्फा x प्लस बीटा टी। अगर मैं x डैश 0 है अल्फा x प्लस बीटा टी, अब मुझे पता है dx ओवर dt क्या है, b है, तो मैं इसका dx ओवर dt कर दूं, करो जरा, 0 अल्फा dx ओवर dt, तो ये हो जाएगा हमारा 0 बराबर अल्फा d प्लस और बीटा बराबर कितना आ जाएगा माइनस अल्फा, समझ गए, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ फिर फर्स्ट पॉइंट डालिए, फर्स्ट केस, let us consider a frame as moving with velocity v with respect to frame as dash along x direction पहला केस समझ में आ गई क्या है इस केस में, अब दूसरा केस आएगा। अब दूसरी बात, मैंने बोला अगर मैं यहाँ खड़ी हो जाऊंगी तो मुझे ये b वेलोसिटी से दिखाई देगा, अगर मैं इससे इसको देखती हूँ तो ये b वेलोसिटी से दिखता है, अगर मैं इससे इसको देखूंगी तो किस वेलोसिटी से दिखेगा, -3, जस्ट अपोजिट। अगर मैं लिखा मैं अगर इस पे खड़ी हो जाके इसको देखती हूँ तो ये मुझे किस वेलोसिटी से मूव होता हुआ दिखाई देता है, b वेलोसिटी, जिससे खुद मूव हो रहा होता है उससे मूव होता हुआ दिखाई देता है। अगर मैं इस पे से हटके यहाँ खड़ी हो जाऊं और इसको देखूं तो जस्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी अपोजिट, तो मतलब जब मैं x बराबर 0 पर होंगी तब इसकी वेलोसिटी dx डैश ओवर dt डैश कितनी होगी, -3। सेकंड केस समझ में आया, सेकंड केस, अगर मैं x बराबर 0 पर हूं तो मेरा dx डैश ओवर dt डैश कितना होगा, -2। चलो टाइम हो गया, आगे करके बात करेंगे, केस वाला कर लगाओ।